नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जवाब तो चाहिए मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जवाब तो चाहिए मैं आज हम बात करेंगे कर्नाटक की लगातार सामने आ रही सिद्धरामैया सरकार की हिंदू विरोधी सोच की। कर्नाटक में सरकार बने हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही वहां की सरकार ने ऐसे मुद्दों पर काम करना शुरू कर दिया जो हिंदू भावनाओं से जुड़े हैं। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की सरकार कर्नाटक के पाठ्यक्रम से आरएसएस प्रमुख डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के अध्याय को हटाने जा रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने इसकी पुष्टि कर दी है। जो आरएसएस राष्ट्र धर्म को पूर्ण समर्पित है, कांग्रेस सरकार को वो आरएसएस पसंद नहीं है, लेकिन यही कांग्रेस हिंदू द्रोही टीपू सुल्तान, अनगिनत हिंदुओं की हत्या करने वाले टीपू सुल्तान, मंदिरों को तोड़ने वाले टीपू सुल्तान का गुणगान करती नजर आती है। इससे पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे और टी वेंकटेश गौहत्या रोकने वाले बिल को वापस लेने की मांग भी कर चुके हैं। जो कांग्रेस विकास के मुद्दे पर कर्नाटक की सत्ता में वापस आई, ऐसा लगता है कि उस कांग्रेस ने हिंदू आस्थाओं पर प्रहार को ही विकास की सीढ़ी समझ लिया है। एक तरफ कर्नाटक सरकार भारत माता के महान सपूत डॉक्टर हेडगेवार जी को सिलेबस से हटाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि यह राज्य के युवाओं के साथ तो अन्याय होगा ही, और साथ ही यह कांग्रेस के हिंदू विरोधी मानसिकता का भी जीवंत उदाहरण है। इस सब के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़ी भी खबर सामने आई, जहां डीयू के पाठ्यक्रम से गजवाए हिंद की सोच को बढ़ावा देने वाले अल्लामा इकबाल को हटा दिया गया, तो वहीं वीर सावरकर जी के दर्शन को पढ़ाने की घोषणा की गई है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या कर्नाटक कांग्रेस ने हिंदू आस्थाओं पर हमले को ही अपना मिशन बना लिया है। सवाल यह भी पूछेंगे, हिंदू द्रोही टीपू से इश्क करने वाली कांग्रेस को आरएसएस से इतनी नफरत क्यों है। क्या कांग्रेस को यह लगता है कि हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने के लिए कर्नाटक की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया है। साथ में सवाल यह भी रहेगा कि क्या कांग्रेस डीयू का बदला कर्नाटक में ले रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कर्नाटक की सत्ता हाथ लगते ही कांग्रेस नेताओं का खेल शुरू हो गया है। सत्ता नहीं है, पर खेल वही पुराना हिंदू विरोधी। सत्ता के लोभ में कांग्रेस इतनी अंधी हो गई है कि ना उन्हें धर्म दिखाई दे रहा है और ना ही संस्कृति। कभी वो गाय काटने की बात करते हैं तो कभी हिजाब की पक्षधारी। और कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बनने के बाद अब किताबों पर राजनीति शुरू हो गई है। सिद्धरामैया सरकार अब स्कूली किताबों से आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार जी की जीवनी हटाने की तैयारी में है। दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को भी पाठ्य सामग्री से हटाने की बात चल रही है। सिद्धरामैया सरकार बीजेपी के शासनकाल में बच्चों के सिलेबस में डाले गए सभी विषयों को हटाने का मन बना चुकी है। बीजेपी 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम को राज्य के ढांचे से एनसीएफ ढांचे में ले आई थी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की सनक और पसंद के हिसाब से ऐसा नहीं किया जा सकता। परिवर्तन एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। कांग्रेस सरकार को इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये भारत के इतिहास से प्यार करने वाले लोगों के बड़े वर्ग की भावनाओं को भड़का रही है। वहीं बीजेपी हमला कर रही है। कांग्रेस के लिए सत्ता के सामने भूमि और संस्कृति का कोई मोल नहीं है। ये युवाओं के साथ अन्याय है। कांग्रेस को अहंकार और देश को गलत रास्ते पर ले जाने की कीमत चुकानी होगी। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब आरएसएस संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी से संबंधित चैप्टर स्कूल सिलेबस से हटाने के प्रस्ताव पर बड़ा राजनीतिक बवाल मच गया है। जहां कांग्रेस और राज्य सरकार की ओर से इसे हटाने के पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने सिद्धरामैया सरकार पर चौतरफा हमला बोल दिया है। चर्चा करेंगे इस पर, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता कांग्रेस हैं प्रखर सिंह जी। प्रखर जी, बहुत स्वागत है आपका। मुकेश त्यागी जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका।
अमितोष पारेख हैं प्रवक्ता वीएचपी से। अमितोष जी बहुत स्वागत है आपका भी। नईम कुरैशी हैं अध्यक्ष मुस्लिम सेवा संगठन से। नईम कुरैशी जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रखर जी मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रखर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? जी प्रखर जी आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं अभी? बिल्कुल आ रही है जी प्रखर जी मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं और जिस तरह की बातें कर्नाटक में कही जा रही हैं या सरकार की ओर से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी आलोचना हो रही है। सवाल यह है बीजेपी के द्वारा इन महानायकों से कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के चक्कर में ये कदम उठाए जा रहे हैं कर्नाटक में? उनके बारे में बच्चों को क्या जी जो मुख्य आंदोलन संगठनों के दिया सबसे तो शायद आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगा। मुकेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है कि मेरी? मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। अमितोष जी मैं आपका ही रुख कर रहा हूं। अमितोष जी आप बताइए, जो फैसले लिए जा रहे हैं कर्नाटक सरकार के द्वारा, लगता नहीं है कि हेडगेवार जी के ऊपर हमला, उनकी लेगेसी के ऊपर हमला है ये? नहीं, जिस तरह से आपको आवाज आ पा रही है मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए। जी, जिस तरह से कांग्रेस सरकार जैसी सत्ता में आई, ऐसा लगा कि किसी बच्चे के हाथ से खिलौने की मांग करी गई थी लगातार, लेकिन अंत में आ गया तो वो छोड़ने का प्रयास नहीं करा और इस वजह से उसके साथ हर वो चीज करने का प्रयास कर रहा है जो उसको तोड़ भी दे रही है। और यही कांग्रेस सरकार कर रही है। जिस तरह से कर्नाटक के अंदर में चुनाव कांग्रेस सरकार जीत के आई, आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकार आते ही हिजाब की बात होने लग गई। कांग्रेस सरकार के आते ही बोवाइन एक्ट हटाने की बात होने लग गई। कांग्रेस सरकार के आते ही वह हिंदू विरोध करना पड़ गया सड़कों पे गाय माता को लेके कि हम गाय को नहीं काटने देंगे। कांग्रेस सरकार आई तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे लोगों की आवाज उठने लगी। लेकिन आज ये समय है कि जो कांग्रेस सरकार को पता होना चाहिए कि किस तरह से हिस्ट्री के अंदर में दिखाए गए जो बातें थी मोल्ड करा गया, जिस तरह से औरंगजेब को अच्छा बताया गया, जिस तरह से अकबर को महान बताया गया। आज ये समय आ गया कि भारत के अंदर में जब इस स्वतंत्रता के समय पर काम करने वाले महान स्वतंत्रताकारी जैसे हमारे वीर सावरकर जी, जैसे हमारे हेडगेवार डॉक्टर हेडगेवार और संघ ने जितनी पूरे विषय बात करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में कितना काम दिया। 26 जनवरी 1930 को संघ ने पूर्ण स्वराज की मांग के साथ समर्थन किया था। हाँ ये बात ठीक है कि संगठन कभी भी गांधी जी के साथ कई विषयों के ऊपर में नहीं साथ रहता था। संगठन ये हमेशा बोलता था कि भारत एक मातृभूमि और हमारे को इसको आगे लेके जाना है। लेकिन 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्रता के लिए पूर्ण स्वराज के लिए बात करने वाले डॉक्टर हेडगेवार जी के संगठन को आज किताबों में से हटाने का प्रयास कर रही है। ये वो सरकार है जो टीपू सुल्तान के सामने जाके माथा टेकती है। ये वो सरकार है जो हिजाब को लाने का प्रयास करती है। ये वो सरकार है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्रिमिनल वायलेंस को अंजाम देती है। ये वो सरकार है जो स्वतंत्रता के नाम पर रेडिकलाइजेशन को नाम देती है। जी बिल्कुल। नईम कुरैशी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नईम जी आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? नईम जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी सुन पा रहे हैं। हेलो जी नईम जी, चूंकि देखिए सावरकर और हेडगेवार से दिक्कत क्या है, आपको क्या समझ में आता है? और ये बताइए क्या जनता को ये तय करने का हक नहीं है कौन सही कौन गलत? ये बात यहाँ मैं बताता चलूं कि डॉक्टर हेडगेवार पहले कांग्रेस के ही आदमी थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे और 1919 के अमृतसर सेशन में कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट भी किया था और गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु लोकमान्य तिलक के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने एक राष्ट्रीय मंडल बनाया था जिस राष्ट्रीय मंडल से भी हेडगेवार जुड़े हुए थे और उनका एक साप्ताहिक निकलता था संकल्प। तो इनसे पता चलता है कि पृष्ठभूमि तो कांग्रेसी रही है डॉक्टर हेडगेवार की। लेकिन जब डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में आरएसएस की स्थापना करी तो उसके बाद आरएसएस के एक बायोग्राफर हैं केसी पिर्लेस्कर शायद उनका नाम है, तो वो ये कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने आजादी की बात करना बंद कर दी और उन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत बंद कर दी। और जो कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज मनाया था और जो गांधी जी ने 1930 में सत्याग्रह शुरू करके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, उसमें भी डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस से जुड़े लोगों को ना जाने की अपील की थी।
हालांकि आपको ये बताना मुझे जरूरी लगता है कि वो तन्हा उसमें जुड़े थे, तो इससे ये पता चलता है कि अगर उनके चैप्टर को पाठ्यक्रम से हटाया गया है तो इसका हम सबको इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच जो थी वो भारत हित में नहीं थी, और वो तिरंगे को कभी उन्होंने हमेशा विरोध किया, तिरंगा उन्होंने कभी फहराने नहीं दिया। और ये बात जग जाहिर है कि आरएसएस के दफ्तर पे आज भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। एक तरफ आपके यहाँ पे एक मेहमान बैठे हुए हैं, दो कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत माँ के सपूत थे, यदि भारत की आजादी में इनका कोई हाथ ही नहीं है तो ये भारत देश के प्रति समर्पण, देशभक्त, आप उनके लिए ऐसी बातें करेंगे? 1921 में असहयोग आंदोलन में पूरी भूमिका निभाई है हेडगेवार जी ने। जी, जेल भी गए थे, हकीम अजमल खान ने उनका स्वागत भी किया था। लेकिन आरएसएस बनाने के बाद ऐसा क्या हुआ, उनका मन ऐसा पलट क्यों गया? राष्ट्र को पूर्ण रूप से समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं नईम भाई। कांग्रेस छोड़ के राष्ट्र की बात करी जाए, राष्ट्र को पूर्ण रूप से वो समर्पित है, नईम भाई देखिए, उनका कोई योगदान भी नहीं है जी। मतलब कि आपकी नजर में हेडगेवार जी और सावरकर विलेन हो सकते हैं आपकी नजर में, लेकिन टीपू सुल्तान, अकबर महान होंगे आपकी नजर में, इतिहास बता रहा है, जिन्होंने मंदिरों को लूटा, मंदिरों को ध्वस्त किया, हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, आप उनका गुणगान करेंगे। लेकिन जो आरएसएस देश को समर्पित, इस हिंदुस्तान को, राष्ट्र को समर्पित, आप उसकी आलोचना करेंगे। जो हर विपत्ति में आगे आकर रहता है, कोई भी विपत्ति आती है आरएसएस हमेशा आगे रहता है मदद करने में लोगों की। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अभी जो इतने हिंदुस्तान के अंदर कोरोना काल में आरएसएस का क्या योगदान था? स्वयं सेवक हर मोर्चे पर आरएसएस डटा रहा, हर मोर्चे पर। ताजा उदाहरण मैं दे सकता हूं, ताजा उदाहरण आपको, उड़ीसा बालेश्वर हादसा, वहां पर भी आरएसएस के लोग थे। क्या मुसलमान कोई संगठन का लोग वहां पर पहुंचा मदद करने? कोई नहीं पहुंचा वहां पर। मीडिया दिखा रहा था, पूरा देश इस चीज को जान रहा था। जब लोग अपनी लाशों को गंगा में बहने के लिए छोड़ रहे थे तो मुसलमान उनका विसर्जन कर रहे थे, ये पूरा देश देख रहा था। लेकिन एक जमात कोरोना टाइम पे क्या कर रही थी वो सबको पता है, पूरे देश में कोरोना फैला रही थी एक जमात। नहीं, ऐसा है ना, आप एक बात बताइए, एक जगह लोग जमा है, कोरोना का लॉकडाउन लगता है और उसके बाद आप उस जमात को विलन बना देते हैं। अगर मंदिर में लोग रह जाते हैं तो वो फंस जाते हैं, मरकज में लोग चले जाते हैं तो वो डटे होते हैं, वो कोरोना फैलाते हैं। आपकी दोहरी नीति है। प्रखर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आपको एक मजहब से दिक्कत है जी। प्रखर जी, आपसे सवाल लेता हूं मैं, दिक्कत क्या है इन महानायकों से, सावरकर जी से और हेडगेवार जी से क्या दिक्कत है? क्या अब ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि हमने सावरकर जी का सिलेबस में पढ़ाने का अलाउ कर दिया डीयू में, तो उसके बाद कर्नाटक में आप बदला ले रहे हैं? अंग्रेजों के दलाल थे। प्रखर जी, मुझे बोलने दें, अगर आप शांत हो जाए और तो जब वक्त है तो मुझे बोलने दें। देखिए, आप हेगड़े के बारे में हम बच्चों को क्या पढ़ाएं? अब बच्चों को ये पढ़ाएं कि वो कैसे संगठन को बिलोंग करते थे जिसने आजादी के किसी प्रमुख आंदोलन में पार्ट नहीं लिया, एक ऐसे संगठन को बिलोंग करते थे जिसने ट्विन नेशन, जिसके लोगों ने ट्विन नेशन थ्योरी दी थी, एक ऐसे संगठन को बिलोंग करते थे जिसके लोगों ने गांधी जी की हत्या करी, एक ऐसे संगठन को बिलोंग करते थे जिसके लोगों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, एक ऐसे संगठन को बिलोंग करते थे। शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिए, शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिए, प्रवक्ता महोदय अपनी बारी में बोलिए, जब आपकी बारी आई तो भारत के लोगों के आत्मा को चीर कर आपको मैंने पाकिस्तान बना दिया, मुस्लिम लीग का समर्थन कर दिया आपने, खिलाफत मूवमेंट को करके के खलीफा का समर्थन के खिलाफत मूवमेंट कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट को वापस ले लिया। क्या बात करेंगे भारत की स्वतंत्रता की? सरदार पटेल जी ने बैन कर दिया। स्वतंत्रता कहां से आती है? रहिए, अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। पता भी है आपको स्वतंत्रता कहां से आती है? टू नेशन स्टोरी करने वाले अपने बारी में अपना पक्ष रखिए। प्रखर जी, क्या किसी को खुश करने के लिए, गांधी परिवार को खुश करने के लिए कदम उठा रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। हम बच्चों को ये पढ़ाएं कि बच्चों को गांधी जी के बारे में बताएं, कि बच्चों को गांधी जी के बारे में बताएं, कि बच्चों को हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताएं, कि बच्चों को हम सरदार पटेल जी के बारे में बताएं, कि हम बच्चों को अशफाकुल्लाह खान जी के बारे में बताएं। प्रखर जी, एक बात बताइए, आप इनको विलेन बताते हैं लेकिन आपके सहयोगी आपके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, फिर ऐसा क्यों? बच्चों को यह सिखाना चाहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं मजहब के नाम पे बांटने वाले आपकी सरकार है, इनकी तरह एक धर्म की बात नहीं करते। ये देश एक धर्म का नहीं है, ये देश सभी धर्मों का है। लेकिन आप अकबर महान पढ़ाएंगे? अरे अकबर, औरंगजेब महान पढ़ाएंगे आप?
औरंगजेब को कब हेडगेवार जी जिन्होंने देश के लिए काम किया, इस राष्ट्र के लिए काम किया, इस राष्ट्र को खड़ा करने में काम किया, योगदान दिया, आप उसको भुला देंगे, लेकिन आप अकबर को महान बताएंगे। संभाजी एक किताब बताइए जिसमें औरंगजेब को महान बताया गया। शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। अरे आप पढ़ के आओ पहले, बीच में तो बोलने का प्रयास कोई नहीं करता, लेकिन अगर गलत बात करेंगे। मुकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी 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 मुकेश जी, सवाल आपसे ये कि हेडगेवार जी की स्मृति को सहेजने की बात करती है बीजेपी, उनकी जीवन को याद करने की बात होती है, तो क्या कांग्रेस को उन बातों से ऐतराज है? क्या लगता है आपको? देखिए, कांग्रेस का इतिहास जो है वो महज तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने खुल के करी। अब क्या हो गया, जब से मोदी जी आए हैं, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति पर प्रहार बहुत तीव्र हुआ है। किस प्रकार से शाहबानो का केस देख लीजिए, किस प्रकार से उन्होंने कानून को बदल के, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कानून के माध्यम से, वो जो गुर्बत में जी रही औरत को उसके मेंटेनेंस के अधिकार से वंचित किया। और किस प्रकार से तमाम, मनमोहन सिंह जी कहते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज पर अधिकार सिर्फ माइनॉरिटीज का है। तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसमें टीपू सुल्तान भी शामिल हैं। ये तो अकबरनामा पढ़ेंगे, ये तो मतलब जो आक्रांता हैं उनके महिमा मंडल करते हैं। इनको हर सेक्शन के लोग चाहिए। अब कर्नाटक की जीत के बाद इनके अंदर थोड़े हौसले की अफजाई ज्यादा हो गई है। मैं ये कहता हूं आपसे संभव जी, अगर कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्लियर हो गई है असेंबली के माध्यम से, गवर्नमेंट ये नहीं देखती ये बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आप फाउंडेशन समझिए कितनी मॉडर्न है, कितनी आधुनिक है, किस प्रकार से हम ग्लोबल कंपटीशन में हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है 1948 में चाइना की जीडीपी हमसे कम थी और आज चाइना कहां पहुंच गया। ये इनकी रिग्रेसिव पॉलिसीज का नतीजा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में लगे रहे, ना कि हमारे देश को आगे बढ़ाने की करें। आप हमारे राष्ट्र में आप हेगड़ेबाजी के अंदर ये जो कमियां निकाल रहे हैं, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट मुखालफत की थी। अरे टर्की में खिलाफत मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पर जो बलवा हो रहा है, तो उनके सैद्धांतिक रूप से, उनके वैचारिक सैद्धांतिक रूप से अलग हुए। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अगेंस्ट गए कि भाई उसको बंद करो, उनको जेल कर दिया गया। अरे उनके आप बलिदान की बातें करते हैं। उन्होंने जीवन में ये कसम खाई थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा और पूरा अपना सब जीवन जो है देश के लिए समर्पित कर दूंगा। ये है हेगड़ेबार जी की गरिमा। आप उनके ऊपर सवालिया निशान उड़ाते हैं। आप कंपैरिजन करते हैं टीपू सुल्तान से, जिसने कन्वर्शन किया, जिसने तमाम हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा, और आप उसको जो है मतलब स्वतंत्रता सेनानी कहते थे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। प्रखर जी सुन लिया आपने? मतलब इनके पास कौन सा ये बाहर के आक्रांताओं का महिमा मंडल कर रहे हैं ये लोग। जाइए वहीं पर, फिर वहीं पर उनके, अगर आपको लगता है और आपके राहुल गांधी वहां पे जाकर के यूएस में जाकर के वहां का जो उनका प्रयोजन किया है, वहां पे पाकिस्तान के लोगों ने उसका प्रयोजन किया है। ये तो राहुल गांधी जी की निष्ठा है भारत के लिए। डेमोक्रेसी का मजाक बताइए सही चीजों के बारे में। कौन सा राष्ट्रीय नैतिक स्तर है कि आप जो है भारत के अंदर रह करके और आप बताइए, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, 40% की आपकी करप्शन वाली सरकार जो चली है, तब आपको याद नहीं आया? मोस्ट करप्टेड प्रखर जी, प्रखर जी, आपको हिंदू मुसलमान करने वाले इकबाल पसंद है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको हिंदू मुसलमान करने वाले इकबाल पसंद है, लेकिन सावरकर आपको पसंद नहीं है, आपको हेडगेवार पसंद नहीं है। लोगों ने, कर्नाटका की जनता ने आपको कहाँ देखा? आपके 40% करप्शन वाली गवर्नमेंट को आपने क्या किया? डबल इंजन की सरकार जो है वो तो पीएफआई से आरएसएस का कंपैरिजन कर रही है। अरे जो काम करने वाले लोग थे आत्महत्या कर लेते हैं करप्शन की वजह से, क्योंकि 40% सरकार मांगी जाती है। और आप हमको ध्यान देंगे, मोस्ट करप्टेड गवर्नमेंट आईसीस के साथ है, आईएसआई के साथ है, वो देश के विघटन के लिए काम कर रहे हैं और जो राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, आप उनका कंपैरिजन पीएफआई से कर रहे हैं। अरे कौन नहीं भाई, अधिकार है आपके पास भाई? ईश्वरप्पा को आपका गिरफ्तार करते हैं? नहीं भाई जी, गिरफ्तार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं जी, वीर सावरकर जी के साथ इतिहास में नाइंसाफी हुई है, अब उसको बदला जा रहा है, उसको सही बताया जा रहा है, तो चिढ़ क्यों हो रही है लोगों को? राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके। अरे आप भी माफी मांगते हैं, क्या कर रहे थे? आप माफी नहीं। इंडिया के एक सेकंड प्रखर जी एक मिनट और मुकेश जी 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। नहीं भाई कुछ कह रहे हैं।
इकबाल की डेथ 1938 में हो गई है, टू नेशन थ्योरी नहीं थी। और इकबाल का तराना आज भी हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इकबाल इंडिया के हीरो हैं, पड़ोसी मुल्क के हीरो नहीं है। इंडिया ये हिंदुस्तान के हीरो नहीं हो सकते हैं जो हिंदू मुसलमान करने लगे, लेकिन जिन्होंने राष्ट्र को योगदान दिया, राष्ट्र में योगदान दिया, राष्ट्र को और आगे अग्रणी बनाने का काम किया, अब उसे विलेन बताएंगे। आपको विलेन नजर आ रहे हैं, जो अंग्रेजों की तलाशी कर रहे हैं तो वो आपको हीरो नजर आते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस की गवर्नमेंट यहाँ पर एक मेजॉरिटेरियन रूल स्थापित करना चाहती है इंडिया में, और उसको स्थापना करने के लिए इन्होंने, आपको याद होगा नहीं भाई, महात्मा गांधी ने वीर कहा, सुभाष चंद्र बोस ने वीर और निर्भय कहा, उन चीजों को भूल गए। नहीं, लेकिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन में किसने प्लान किया था? नाथूराम गोडसे के साथ मिलकर असैसिनेशन। अभी देखिए गोडसे पे कहां चले गए आप, अभी गोडसे पे आप मत जाइए, ठीक है, ऐसे मुद्दा पूरा भटक जाएगा फिर। गोडसे इसी स्कूल से तो है, आरएसएस स्कूल के ही तो प्रोडक्ट है गोडसे, तो क्यों नहीं जाया? आप कहीं और चले गए नहीं भाई, देखिए चले गए, जहां मुझे जाना चाहिए मैं वहीं गया हूं, बिल्कुल जहां आपको अमितोष जी, भारत की विभाजन में आ गया, जहां आप जहर फैलाने का काम कौन से संगठन के हेडगेवार, जिन्होंने इस देश का विभाजन करवाया, आप उनकी छाती पर चढ़कर फूल बरसाएंगे। अरे करेंगे तो इनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिस देश के अंदर में कभी भी ये देश को अपना मार ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, और आकर बात आती माफी देने की, तो कांग्रेस के कितने नेता थे जिन्हें माफी मांगी थी? तो भूल गए आप किस तरह से पंडित? ये गलत तथ्य है कि माफी मांगी थी, ये कोई प्रमाण नहीं है इसका, कोई प्रमाण नहीं है कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी थी, कभी कोई रिकॉर्ड नहीं है इस बात का। ये केवल इतिहास को केवल तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। पारिक जी, नेता बता दीजिए, एक लाइन में रखना चाहता हूँ, जिस तरह से बताता हूँ ना, जवाहरलाल नेहरू ने माफी मांगी थी, तब क्या पंजाब के अंदर में एक दिन में छोड़ दिया और हकीम ने इस देश के लिए अपनी जान को विलन बताएंगे। ये आरोप केवल प्रखर जी, कांग्रेस पार्टी लगाती है प्रखर जी कि वीर सावरकर जी ने माफी मांगी इसलिए वो देशभक्त नहीं हो सकते। ये तथ्य आप लोगों ने झूठे गढ़े हैं, इसको मनगढ़ंत बनाया गया, इसका प्रचार प्रोपेगेंडा आप लोगों ने फैलाया गया। प्रखर जी, देते थे इंदिरा गांधी ने रिमाबेल सन ऑफ इंडिया बताया था, डाक टिकट बाकायदा जारी किया गया था। अरे 1970 में बिल्कुल जारी किया गया था संबंधी, और एक कमेटी बनी थी आजादी के बाद, जिस कमेटी में आजादी की पंडित और अन्य कई थे जिन्होंने किताब लिखी थी, और उसमें सावरकर के साथ भी लिखा गया था, 2 आर्टिकल लिखे गए थे उस किताब के अंदर में। क्या पता है इनको बिल्कुल। लेकिन अमितोष जी, दिक्कत यह है ना, इस सच्चाई पर पर्दा डालना चाहती है कांग्रेस पार्टी और ये तमाम मुस्लिम संगठन। ऐसे लोगों को हीरो नहीं मानते ये लोग, जिनके महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड टॉल्स्टॉय को लिखा था, माय ओबीडिएंट सर्वेंट, तो जिन्ना का समर्थन करते थे, मुस्लिम लीग का समर्थन करते थे, खिलाफत के लिए टर्की के अंदर खिलाफत मूवमेंट करते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट को विभिन्न सरकार ने क्वेश्चन किया था, मौलाना सलाम आजाद उन्होंने क्वेश्चन किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने क्वेश्चन किया था, सबका चल गई क्विट इंडिया मूवमेंट की बात है, मालाबार देंगे सबका चल गए थे, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान किया था सबका चल गए थे। इस तरीके की भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं, एक सेकंड अमितोष जी, एक मिनट, पहले प्रखर जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं मुकेश जी के पास जाऊंगा। मुकेश जी जवाब देंगे फिर प्रखर जी का। बोलिए प्रखर जी, बोलिए। मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही। प्रखर जी आपसे सवाल है, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर इतना अच्छा बीजेपी ने कर्नाटका में काम किया होता तो सरकार से बाहर नहीं जाते। मोस्ट करप्टेड गवर्नमेंट 40%। तो प्रखर जी, आपको वहां की जनता ने विकास के लिए वोट दिया, ना कि तुष्टीकरण के लिए वोट दिया। हमको वोट दिया, हमने विकास के कार्य करना शुरू कर दिए। मतलब कि आपकी सरकार आई नहीं कि गाय कटनी शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि गौ हत्या कानून उसको वापस ले लेंगे, हेडगेवार जी को सिलेबस में नहीं पढ़ाएंगे। सरकार ये फैसला करेगी, विकास के काम को छोड़ देगी सरकार।
विकास, अरे विकास के काम हम कर रहे हैं। अरे कुछ लोगों पर भी छोड़ दीजिए कि लोगों को क्या पढ़ना है, क्या सही है, क्या गलत है, लोगों पे भी छोड़ दीजिए। आप विकास पे काम करिए। स्कूल वहां पे स्थिति क्या है, क्या बीजेपी के समय स्कूल की स्थिति सही थी या नहीं थी? अगर सही नहीं थी आप उसको सही करिए। पानी की व्यवस्था है सही है या नहीं है, वो सही करिए। आप उस चीज को सही किया, बीजेपी ने आने के बाद बदलाव किया, हमने उसको सही किया। हम चाहते हैं बच्चे कम्युनल ना बने, हम चाहते हैं अरे उस पर जनता की पहले राय तो ले लेते। अरे क्योंकि जब बीजेपी ने वहां पर बदलाव किया तो मैंने देखा, और जो जमीनी रिपोर्ट है वहां पर कोई विरोध नहीं हुआ। बहुत आसानी से उस सिलेबस को, उन चैप्टर्स को पढ़ा जा रहा था, कोई विरोधाभास नहीं। लेकिन आपकी सरकार आई तो उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और आपने कहा कि हमने जनता से पूछ, उन बच्चों से पूछ के इसको हटाया। विरोध कर रही है हमारी जनता, कर्नाटक की कौन सा विरोध कर रही है बीजेपी छोड़ करके? बीजेपी का काम है हमारा विरोध करना, और वीएचपी जैसे संगठन उसके साथ ही हैं। देखिए हेडगेवार जी को आप नहीं पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे स्कूल में, उसको पढ़ाया जाएगा क्या सही है क्या गलत है। आप बच्चों को गलत तथ्य नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आप बच्चों को टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ने देंगे। आप उसे अकबर के बारे में पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ने देंगे। लेकिन जो असली महानायक है इस देश के, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा बच्चों को, उनके बारे में जानना होगा बच्चों को। अकबर के बारे में बचपन में क्या पढ़ा? आप भी तो है, अकबर के बारे में संभव जी आपने क्या पढ़ा था? अकबर के बारे में आप लोगों ने किताब में क्या दिया? इतिहास को गलत तरीके से आपने पेश कराया। इतिहास में मैंने तो नहीं पढ़ा औरंगजेब को महान, हमेशा क्रूर शासक। अकबर को आप महान पढ़ते रहे हैं, लेकिन अकबर को महान, क्योंकि बाबर आप महान पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उन्हीं आक्रांताओं ने हमारे कितने मंदिर को तोड़ा, इस देश को कितना खोखला किया, ये नहीं बताया आपने। किसी को महान नहीं बताया गया, किसी को भी महान नहीं बताया गया, ना औरंगजेब को बताया गया, ना शाहजहां को बताया गया। अकबर सभी धर्मों को मानते थे, उसको बताया गया। बिल्कुल। अच्छा, तभी तो एनसीईआरटी में जब अमेंडमेंट लाए गए मैं तो अंग्रेजों हिस्ट्री के साथ आप लोगों ने मैकेले का समर्थन करते हैं, हिस्ट्री विचारधारा के साथ वोट बनाना चाहे जो आप अंग्रेजों किए हैं, तो अंग्रेजों के बारे में बताएं कि बहुत अच्छे थे, जनरल डायर बहुत अच्छा था, ये सब पढ़ाएं क्या? कौन लिख रहा था? ये चाहते हैं बच्चे पढ़ें? कौन लिख रहा था कि आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट? बुरी करके पैसा लिए तो कौन लिख रहा था? चल रहे हैं उनकी तरीके से। कौन लिख रहा था? जनरल डायर के बारे में अच्छा बताएं। कौन लिख रहा था? मुझे तो ये बता दीजिए, पूरे देश को बता दीजिए, आई एम योर ओबीडिएंट सर्वेंट किसने लिखा था? मौलाना आजाद इस देश का योगदान है, क्या बात कर रहे हैं? भगत सिंह, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने वाले लोग इस तरह की बातें करने लोगों ने बात कर रखा है। आप जैसे लोग जो स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू 55 करोड़ रुपए के लिए एनसी पे बैठने वाले, हिंदू सिख मरने वाले जब लोग थे, जब मस्जिदों से बाहर हिंदू को निकालने वाले और मुसलमान को लेके आने वाले लोग थे ना, वो इस तरह की बातें सही कह रहे हैं। आप जैसे लोगों ने जो पहले का इतिहास गलत था, या लेकिन जो आज इतिहास में बदलाव हो रहा है वो गलत हो रहा है? अब देखिए, जो इतिहास सही है उसको बढ़ा रहे हैं, आप वोट चले जाइए, अगर गलत है तो वोट में केस करिए। बीजेपी एक सेकंड प्रखर जी, पहले नईम जी को सुन लेते हैं। प्रवक्ता भी ये कह रहे थे इनकी रेग्रेसिव पॉलिसी चाइना आगे निकल गया। जब चाइना ने पूरे डोकलाम पर कब्जा कर लिया तो बीजेपी बिल्कुल खामोश है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने तो हमारे एनक्रोचमेंट किया ही नहीं है। दूसरी बात ये है, अकबर महान थे और अकबर महान रहेंगे। अकबर कैसे महान हो गए? आप केवल हवाबाजी करते रहिए, आप केवल हवाबाजी करते रहिए, और आप जैसे लोगों की वजह से ना गलत चीजें सामने जाती हैं। फिर अकबर कभी महान हो ही नहीं सकता। अकबर महान है, अकबर मूर्ख था, अकबर मूर्ख था। गतिविधि में लिप्त व्यक्ति को महान बता रहे हैं, राष्ट्र विरोधी व्यक्ति को महान बता रहे हैं, कैसे मान सकते हैं? वहाँ पर बिहार में 20 साल काउ स्लॉटर, साउथ इंडिया में काउ स्लॉटर क्यों नहीं रुकवाते हैं? अपना जहां इन्हें कम्युनली ये सूट करता है वहां पर काउ स्लॉटर ले आते हैं, और दूसरी जगह अकबर को महान बोल रहे हो आप, और हमें दूसरों को बोल रहे हो। अकबर को महान बोल रहे हो आप। मुझे लगता है मुकेश जी जवाब देंगे। यहाँ से महिला लेके चल जाती थी मुकेश जी। इनके जो आका अकबर हैं कब पैदा हुए थे जरा बताइए। आप उनको भगवान के तुल्य समझते हैं, बताइए कब पैदा हुए थे और कब मरे थे? बताइए, आपका तो ज्ञान व्यापक है, बताइए बताइए। अरे आप जैसे संकीर्ण विचारधारा वाले व्यक्तियों ने इस देश का विनाश करने में आप जैसे लोगों का हाथ है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। अरे आप बाटला एनकाउंटर के लोगों पर आप आंसू बहाते, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। आपने तो इस देश को जिस तरह से बेचा है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बेच नहीं सकती। इमरजेंसी किसने लगाई जरा बताइए? 75 से 77 तक किसने लगाई है? कांग्रेस ने लगाई है। और क्या किया है?
पूरे देश को चरमरा करके रख दिया है उन्होंने, पूरे के अच्छे अच्छे लोगों को अंदर कर दिया है। अरे यहाँ पर सबसे ज्यादा महफूज है मुसलमान, मैं बताता हूँ हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुल्क ले लीजिए, जितना महफूज मुसलमान यहाँ पर, उसके बाद भी आप लोग उनको गाली देते हैं। शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रीय नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको अकबर, टीपू सुल्तान, शाहजहां और पता नहीं बाटला हाउस के एनकाउंटर के लोग, इसके अलावा आपके जो दिग्विजय सिंह कहते हैं ओसामा जी बन गए, मतलब जिसने 26/11 का वो कांड किया है, सॉरी वो 9/11 का किया है, वो ओसामा जी बन गए। तो आपकी जो श्रद्धा भारत के प्रति है, इन लोगों को तो आतंकियों में भी हीरो दिखता है अपना। नहीं, जिन्ना की कब्र पर कौन लोग आया था? किसी में हीरो दिखता है? आप आंसू बहाते हैं, बताइए मुकेश त्यागी जी, जरा बता दीजिए, जिन्ना की कब्र पर कौन लोग आया था? इस प्रकार देश के बांटने वाले की कब्र पर जाके कौन लोग कराया था? आपके नेता लोग कराए थे। ये सब ज्ञान मत दीजिए त्यागी जी यहाँ पर, उनसे डोनेशन मांगते हैं। देश को बांटने वाले हमको ज्ञान देंगे आज के टाइम पर। आप आइए, आप बेरोजगारी पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, सिलेंडर की प्राइस चरम पर है, महंगाई चरम पर है, उस पर नहीं बोलेंगे। बाकी बात मुसलमान और यही सारी बातें करेंगे। अरे कभी तो आज आप सरकार में डेवलपमेंट के क्या काम कर रहे हैं? कर्नाटका से हटे हैं, अभी मध्य प्रदेश से हटेंगे आप, अभी आप छत्तीसगढ़, अभी छत्तीसगढ़ हम। लेकिन मुकेश जी एक बात मुझे आप समझाइए कि एक जगह एक राज्य का बच्चा सावरकर जी के बारे में पढ़ेगा, हेडगेवार के बारे में पढ़ेगा, लेकिन दूसरे राज्य का बच्चा अकबर के बारे में पढ़ेगा, तो ऐसे में थोड़ा तालमेल नहीं बैठ पाएगा फिर। देखिए ये बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा है, विपरीत बुद्धि विनाशक काले। ये बच्चों के मुस्तकबिल को, भविष्य को खराब बर्बाद करने का इनका षड्यंत्र है। इनको सिर्फ अपनी वोट की राजनीति दिख रही है, राष्ट्रीय इनको कहीं पर हित इनको नजर नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जो राम को बोल चुके थे, तो काल्पनिक है, इनका हलफनामा है कोर्ट के अंदर। तो इन व्यक्तियों का जो दोहरा नहीं, ये हाइड्रा हेडेड है। रावण के 10 सट्टे, इनके 10 तथ्य अलग अलग, कभी जनेऊधारी बन जाते हैं, कभी यहाँ चले जाते हैं। मतलब इनको किसी भी तरीके से अमितोष जी, मोदी जी को 2024 में हराने के लिए, मतलब ये किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। इनको बस एक ही सपना दिखता है, मोदी जी को कैसे हटाएं। उसके लिए ना इनके पास कोई आइडियोलॉजी है, ना ये राष्ट्र के है, ना ये राष्ट्र विरोधी लोगों के साथ बैठ करके ये गलभैया करते हैं, महिमा मंडन करते हैं, अकबर का महिमा मंडन करते हैं। और तो इनकी तो आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, इमरजेंसी से बड़ा और क्या सागा हो सकता है। डेमोक्रेसी के सबसे बड़ा झटका अगर दिया है। ठीक है प्रखर जी, 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, उसके बाद अमितोष जी के पास जाऊंगा। प्रखर जी 10 सेकंड। देखिए, इस देश को दो भारतों में बांटने वाले एक ये थे जिन्होंने ट्विन नेशन थ्योरी के लोगों ने दिया, जिनको ये समर्थक है, एक हम थे जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। तो ये हमसे तो कंपेयर मत करें। आजादी की लड़ाई का योगदान सब लोग जानते हैं। इस देश में IIT, एम्स, शांत रहिए, अपनी बारी मुकेश जी बोलिएगा। IIT, एम्स, सारी चीजें हमने दी। इस देश में नेशनलाइजेशन बैंक का हमने किया, और इन्होंने क्या किया? हमने गेल, रेल सब कुछ दिया। इन्होंने क्या किया? सेल सेल सेल, हर चीज बेचे दे रहे हैं। बस यही कर रहे हैं। आज के टाइम पर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा रहा है, और ये बातें बस इसी पर आ जाएंगे, अकबर पर आ जाएंगे, बीरबल पर आ जाएंगे, क्या नाम है, टीपू सुल्तान पर। अरे शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा। देखिए, इसीलिए कर्नाटका की जनता ने इनको नकार दिया, इन्हीं बातों की वजह से। कर्नाटक में छत्तीसगढ़ की जनता फिर शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिएगा। मुकेश जी शांत रहिए, अभी चुनाव हारे, शांत रहिए, अभी वोट परसेंटेज हम देख लेंगे, अभी चुनाव आने वाला है। छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, राजस्थान में भी देखेंगे, और मध्य प्रदेश में भी देखेंगे। वोट परसेंटेज अभी आ जाएगा, अभी आपका वोट परसेंटेज सामने आ जाएगा। इसलिए बात बताइए, ठीक है, अभी चुनाव होगा, चुनाव के रिजल्ट सब काफी हो जाएगा। मत बताइए वोट परसेंटेज आखिरी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है प्रखर जी, हो गया बस। अभी सरकार से हट गए ना, तो बहुत अच्छा काम। अमितोष जी बोलिए। संभव जी, जिस तरह से भारत के अंदर में कांग्रेस अपनी नीति और नीति को कायम करने में बिल्कुल आगे बढ़ती जा रही है, गतिविधि को कर्नाटक एक उसका एग्जांपल है। मैं आपको 3 भागों में इसको कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि 2 नेशन थ्योरी कभी भी संगठन और भाजपा से नहीं था। 2 नेशन थ्योरी किधर से आई थी और जिन्ना ने कैसे सपोर्ट की थी, सबको पता है, फैक्ट मिसगाइड कर दिए। दूसरी बात आती है कि किस तरह से एक फैक्ट दिया था कि हेडगेवार थे, वो पहले कांग्रेस में थे, 1923 नागपुर राइट से पढ़ के नहीं है, अगली बार पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से उन्होंने समर्थन करके अलग हुए। तीसरी बात, जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ पर हमेशा वीर सावरकर को हमने भी, बल्कि पूरे देश ने उनको वीर माना था, और इंदिरा गांधी के जिस तरह से एग्जांपल दिए गए, पोस्ट स्टैम्प निकाला 1970 में, अभिनव भारत की उन्होंने घोषणा करी लंदन के अंदर में जाके, और किस तरह से उन्हीं की किताब के अंदर में उनको वीर लिखा गया था। ठीक है। चौथी बात आती है कि अकबर को महान बताने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि ये देश राष्ट्रवादी के ऊपर चलता है, सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले और अंदर करने वाले लोग भूल जाते हैं कि तरजीह भी कैसे सेक्युलरिज्म। यहीं पे रोकना चाहूंगा माफी के साथ। बहुत धन्यवाद प्रखर जी, धन्यवाद मुकेश जी, धन्यवाद नईम भाई, धन्यवाद, और अमितोष जी बहुत धन्यवाद।
तो कांग्रेस समझे या ना समझे, लेकिन इस देश की जनता ये समझती है कि स्वाधीनता संग्राम में अपना अनुपम योगदान देने वाले मां भारती के अनन्य उपासक डॉक्टर हेडगेवार जी को कोटि कोटि नमन भी है। और ऐसे में सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जनता ने एक लोकप्रिय सरकार के रूप में उन्हें चुना है तो समाज के सभी वर्गों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए और सरकार को समावेशी होना चाहिए। इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।